तो प्रयागराज से हमारा सफ़र शुरू हुआ। मैं और बेटा वासु बाइक पे निकले और यश रिकवरी वैन में ड्राइवर के साथ में, और हम लोग यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश पहुँचे और वहाँ पर दिरांग में आकर रुके। 1962 वो साल जब भारत की सरहदें सिर्फ बर्फ से नहीं बलिदान की आग से भी तप रही थी। अरुणाचल प्रदेश की घाटियों में हर मोड़ पर एक वीर गाथा छिपी है। आज हम चलेंगे उसी रास्ते पर जहां एक सैनिक ने अकेले अपने दम पर दुश्मन की सेना को हिला दिया था। भालुकपोंग, यही वो द्वार है जहां से भारत की धरती तवांग की ओर खुलती है, और यहीं से शुरू होती है हमारी यात्रा उन पगडंडियों पर जो कभी युद्ध भूमि बनी। दिरांग की वादियों में शांति तो है, पर इसकी हवाओं में आज भी वीरता की खुशबू है। यहीं से सैनिकों के काफिले पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें एक नाम था जसवंत सिंह रावत। वीरभूमि याद दिलाती है कहानी सेला, नूरा और राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की, जिन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान वीरता की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी अरुणाचल की वादियों में गूंजती है। 1962 में भारत और चीन के बीच जब तवांग सेक्टर में भीषण युद्ध छिड़ा, तब भारतीय सेना सेला पास के पास दुश्मन को रोकने में जुटी थी, लेकिन चीनी सेना की संख्या और हथियारों की ताकत कहीं ज्यादा थी। इसी मोर्चे पर तैनात थे राइफलमैन जसवंत सिंह रावत, जो कि 4th गढ़वाल राइफल से थे। जब हालात बिगड़े तो बाकी सैनिकों के साथ उनको भी पीछे हटने का आदेश मिला, लेकिन जसवंत सिंह रावत ने पीछे हटने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं अकेले ही मोर्चा संभालूंगा, जब तक मेरी जान में जान है इस मोर्चे पे कोई फतह नहीं कर सकता। इसी समय उनकी मदद के लिए सामने आई सेला और नूरा, दो बहनें जो स्थानीय मोनपा जनजाति से थीं। सेला एक साहसी लड़की थी जो जसवंत सिंह के लिए गोला बारूद लाने, हथियार लोड करने और दुश्मन की निगरानी करने का काम करती थी, और नूरा स्थानीय भोजन बनाती थी और संदेश पहुंचाने का काम करती थी। इन तीनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई। जसवंत सिंह रावत ने कई जगह राइफलें लगाई और अलग अलग बंकरों से फायरिंग करके दुश्मन को ये भ्रम में डाल दिया कि यहाँ पूरी की पूरी एक यूनिट मौजूद है। 3 दिनों तक चीनी सेना को लगा कि भारतीय सेना की पूरी टुकड़ी यहाँ पर डटी हुई है और हर हमले में उन्हें भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। एक फॉलोवर आई थी, उसका नाम था सेला। नूरा मोहब्बत हो गई, जसवंत की पोस्टिंग हो गई जोगिंदर जसवंतगढ़ में, इस तरफ रंगना वैली जिसे कहते हैं, लगातार मिलने के लिए। और ये कहाँ के रहने वाली थी सेला? तिब्बत से आई थी ना ये। अच्छा ये लामा अच्छा, फात आई थी, लामा थी, वैसे ही रुक गई, से मोहब्बत हो गई, इनको बहुत चाहने लगी। लोकल खाना, लोकल फूड ला के इनको खिलाती थी। उसकी बहन थी नूरा, सपोर्ट करती थी। मोहब्बत लगातार परवान चढ़ती चली गई। उसी समय जब युद्ध हुआ, मालूम चला उसको रात में। तो सबसे पहले लोकल जब इंटर हुए ना, वो भी लोकल थी, तो सबसे पहले मालूम चला कि लोकल आ गए हैं और ये चाइनीज हैं जो हमला करेंगे। और वो चूंकि चाइना से लेके लामा को भागी, तो वो चाइनीज से बहुत चिढ़ते तिब्बतन। उसने पहचान लिया कि तो अधिकतर जो घुसे चाइनीज हैं। ही आके बताया सबसे पहले चाइनीज अंदर आए हैं लोकल जो हमला करेंगे। और तब जसवंत ने जब लड़ना शुरू किया तो नूरा और सेला दोनों साथ साथ लड़े इनके साथ, और ये गोली नहीं लगी, इनको चाइनीज पकड़ के लेके चले गए। फिर 5 सालों ने गर्दन काटी और गर्दन भेजी। सर को देख के जो सेला थी, उसी सेला पास से कूद के इसने सुसाइड कर लिया। अब उस पास का नाम उसके सम्मान में सेला पास पड़ा, टनल की सेला टनल पड़ी। नूरा के नाम पे वो फॉल नूरा के नाम पे पड़ा। नूरा को चाइनीज ने मार दिया। उनको लगा था ना कि दोनों हमारी तरफ हमारा सपोर्ट करेंगे। नूरा फॉल और सेला पास जो नाम पड़ा, दोनों वही लड़कियां। ये बात है, ये कहानी है। नूरा फॉल पे जाने के लिए लकड़ी के एक छोटे से ब्रिज पर ऐसे चल के जाया जाता है, और वहाँ से पहुँचने के बाद में ये शानदार फॉल एकदम आपके सामने आएगा, जो कि करीब 130 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इस फॉल का पानी उसी सेला लेक से होकर आता है जो सेला टनल के पास इकट्ठा होता है ऊपर की पहाड़ियों से।
और यहाँ पे 130 मीटर की ऊंचाई से जब ये पानी गिरता है यहाँ पर तो देखने लायक नज़ारा रहता है। यहाँ पर झरने के पास तो किसी की जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इस फुल राइडिंग सूट के साथ ही मैं झरने के बहुत नज़दीक जा पाया और ये बहुत ही अद्भुत था। और झरने के बाद यानी निकल के फिर हम लोग चले तवांग की ओर। तवांग पहुंचने का रास्ता बहुत ही तंग था और तवांग में रात को रुककर अगले दिन बुमला पास के लिए निकले, जहां पर इंडो चाइनीज़ बॉर्डर है। अरुणाचल प्रदेश की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच एक रास्ता है जो सरहद की तरफ जाता है और यही है बुमला पास, जहां ऑक्सीजन कम है लेकिन हौसला बुलंद है, जहां रास्ते पथरीले हैं लेकिन दिल जज्बातों से भरे हुए हैं, जहां हर मोड़ पर भारत माँ के सपूत तैनात हैं, ठंडी हवाओं को चीरते हुए सरहद की रक्षा में डटे हुए हैं। यह वही पास है जहां 1962 में चीनी सेना ने हिंदुस्तान की ज़मीन पर कदम रखने की हिमायत की थी और यहाँ के जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन को रोकने का साहस दिखाया था। मैं जब इस रास्ते पे चला तो हर पत्थर, हर झील, हर चोटी जैसे एक कहानी कह रही थी। पीटीसो लेक के पास ठंडी हवाओं ने मुझे जैसे रोक कर कहा कि रुको, महसूस करो, ये सिर्फ बर्फ नहीं है, शहादत की चादर है। और फिर जब मैं पहुंचा बुमला पास तो मेरे सामने तिरंगा झंडा लहरा रहा था और सामने थी चीन की सरहद बिल्कुल पास। बीच में खड़े थे हमारे जवान मुस्कुराते हुए सर्द मौसम को मात देते हुए। मैंने पूछा, ठंड नहीं लगती? जवाब आया, हम यहाँ इसलिए नहीं खड़े हैं कि हमें गर्मी मिले, हम खड़े हैं ताकि आप चैन से सो सकें। अगर आपने अब तक सिर्फ शहरों की भीड़ देखी है तो एक बार बुमला पास पर जरूर आइए। यहाँ खामोशी भी बोलती है और हर बर्फ का टुकड़ा तिरंगे की कहानी कहता है। यह यात्रा सिर्फ ट्रिप नहीं थी, यह एक एहसास था, भारत होने का और भारतीय होने का भी। उसके बाद हम वापस नीचे उतरे और पहुँचे उस जगह जिसे लोग कहते हैं संगेस्टर लेक और फिल्मों ने उसे बना दिया माधुरी लेक। सामने फैली झील, बर्फ पे जमे पेड़ और शांति ऐसी कि वक्त भी थम जाए। झील के पास ही एक सुंदर सी जलधारा बह रही थी। वहीं वासु ने गिटार निकाला और जब उसने अपना तार छेड़ा, पहला तार छेड़ा, तो ऐसे लगा जैसे पहाड़ भी सुनने लगे हों। हम सब ने कुछ पल उस बहते पानी के पास बैठकर संगीत और प्रकृति को एक साथ महसूस किया। वो पल नहीं, वो एहसास था, जिंदगी का सबसे सुरीला एहसास। शाम होते होते हम लौटे तवांग की ओर, जहाँ शहर की ऊंचाइयों से झांकती हैं बड़ी सी बुद्ध की मूर्ति, शांत, स्थिर और आशीर्वाद देती हुई। हर तवांगवासी, हर यात्री जैसे ही उस मूर्ति को देखता है अनायास ही सिर झुक जाता है, जैसे बुद्ध खुद कह रहे हों, शांति में ही शक्ति है। ये बहुत बड़ी सी मूर्ति है जो पूरे तवांग शहर में चारों ओर से नजर आती है, बीचों बीच। एक दिन, एक सफर, लेकिन अनगिनत कहानियाँ। बुमला की बहादुरी, संगस्टर की सुंदरता और तवांग की आत्मिक शांति, यही है अरुणाचल और यही है हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। मैं कह रहा था कि पहाड़ में एक शेड्यूल है, जैसे मैदान का शेड्यूल है कि जब तक गुमटी की चाय न पीजिए मज़ा नहीं आएगा, वैसे पहाड़ का शेड्यूल है कि जब तक इस तरह की कैफे में ना बैठिए और कॉफ़ी न पीजिए तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। जब तक आप चाय की चुस्की न लें किसी भी शहर के लोकल मार्केट में, तब तक मजा नहीं आता। वो शहर घूमना नहीं माना जाता। तो यहाँ पे एक दुकान दिखी है। ये बेटा आपका है? ये कितने बच्चे हैं आपके? 3 है। तो हम लोगों ने दोनों शेड्यूल पूरा किया
पहाड़ का कैफे और शहर की चाय। तो चूंकि हम लोग मध्य भारत में मैदानी एरिया के हैं, बिना चाय के शहर की घुमाई नहीं होगी, रह नहीं सकते। और पहाड़ का बिना कैफे का पहाड़ नहीं। तो हमने दीदी से पूछिए, दीदी कैसे चाय को क्या बोलते हैं यहाँ पे? अपने लैंग्वेज में बोलिए। हाँ चलो पेट्रोल डलवाएंगे। ओके बाय, थैंक यू। थैंक यू। तो हम लोग यहाँ पर तवांग से भी निकले हैं। सुबह टाइम हुआ है 9:52 और जा रहे हैं दिरांग। आते समय हम लोग सेला पास से होके आए थे, इस बार सेला टनल से होके जाएंगे। तवांग का ये स्ट्रेच बहुत ही रिस्की सा है, बहुत ही स्टीप स्लोप है, सिंगल लाइन है यहाँ पर। ये कितना स्टीप स्लोप है, लगातार चढ़ाई है तवांग में। सिंगल रोड, ये देखिए गाड़ी आई। कर्वेचर पे इसी का ध्यान रखना होता है। हम लोग 3 रात रुके तवांग में। कितनी स्टीप चढ़ाई को देख के हिल गया था मैं आते समय, और उसी चक्कर में फिर आराम करने के भी मूड में निकला। और बुमला पास हम लोग बाई कार गए थे। सारे ब्लाइंड कर्व से यहाँ पर। तवांग सिटी से जैसे ही हम लोग चढ़े हैं सिंगल लाइन की तरफ, एकदम से स्टीप स्लोप, और बहुत डर लग रहा था। ये देखिए कितना स्टीप स्लोप है यहाँ पे कर्वेचर के साथ में। तो अभी तो चूंकि उतर रहे हैं, इस समय उतरते समय ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं होती। चढ़ते समय बहुत सतर्क होने की ज़रूरत थी, और कई सारे कर्व तो हम लोगों ने फर्स्ट गियर पे उठाए। आई होप कि हम सही चल रहे हैं। तवांग की वादियाँ जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही चालाक भी हैं। एक पल धूप, अगले ही पल बादल, और फिर छा गई धुंध, ऐसी घनी कि सामने का रास्ता तक देखना बंद हो जाए। ये है अरुणाचल प्रदेश की खासियत। कभी भी चलते चलते आपके सामने धुंध आ सकती है। ऊंचाई बढ़ती गई, ऑक्सीजन कम होती गई, और इन सब के साथ में हर तरह की परेशानी भी हमने झेली। गाड़ियाँ भी खराब हुई, पंचर भी हुई, गाड़ी पलटी भी, बाइक भी पलटी, लेकिन इत्तेफाक से किसी को चोट नहीं लगी। लेकिन किस्मत ने हमें आजमाया और हौसले ने जवाब नहीं दिया। गाड़ी फिर से स्टार्ट हुई और हम बढ़ चले मंजिल की ओर। आखिरकार हम वहाँ पहुँचे, उस जगह जहाँ बादल भी ज़मीन से बातें करते हैं। बुमला पास, माधुरी झील, और वो शांति जो सिर्फ तवांग दे सकता है। और हमने वहाँ सिर्फ तस्वीर नहीं ली, यादें बुन ली। हम लौटे थके नहीं, तराशे गए थे। हमारी यात्रा में ना कोई पलटी हुई बाइक थी, ना कोई टूटी हुई बैटरी। तवांग ने हमें अपना रूप दिखाया, कभी क्रूर, कभी सुंदर, लेकिन हर बार सच्चा, और हमने हर रंग को दिल से अपनाया। यात्रा सिर्फ रास्तों की नहीं होती, ये अपने अंदर के डर से लड़ने की कहानी होती है। और इस कहानी का नाम था तवांग यात्रा, अनदेखे मौसम में जीती हुई जंग। इस यात्रा के वृत्तांत को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम दिखाएंगे डे टू डे अपनी यात्रा कैसी रही। ये चाय के बागान हैं
और ये तेजपुर का रेस्ट हाउस है जो आने और जाने में मील का पत्थर साबित हुआ। थैंक यू।